हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम चैप्टर 8 यानी कि यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज की इस सेशन में हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम के बारे में स्टडी किया था। आज की सेशन में हम ईस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आइए पहले वो जान लेते हैं। ईस्ट आर हेट्रोट्रोपिक फंगस, यानी जो ईस्ट होता है ये एक फंगस का ही स्पीसीज है। ये फंगस की प्रजाति से बिलोंग करता है। बट आज तक तो आपने सुना है कि फंगस बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो माइकोटॉक्सिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। बट ईस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। ईस्ट एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हेट्रोट्रोपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, हेट्रोट्रोपिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो ईस्ट भी उसी फंगस में से है जो अपने फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? कार्बन कंपाउंड आप लिख सकते हैं। जो कंपाउंड या कोई भी ऐसी वस्तु जो कार्बन से बनी है, कोई भी ऐसी चीज जो कार्बन से बनी है, ईस्ट वहां ग्रो कर सकता है। उसको वहां ग्रो करने के लिए वो एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा, या वो ऑर्गेनिज्म उसके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो जनरली यीस्ट जो होता है वो हेट्रोट्रोपिक फंगस होता है और वो डिपेंड करता है कार्बन कंपाउंड पे। जहां भी कार्बन कंपाउंड होगा वो ग्रो कर जाएगा। दूसरा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल, मेल फीमेल ऐसे कोई दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में सेल फ्यूज होगा तो नया बेबी बनेगा, ऐसा नहीं है। ये अपने ही एक सेल से बहुत सारे सेल बना सकता है। इसीलिए इसको यूनिसेल्युलर भी कहा जाता है। यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल। मल्टीसेल्युलर जो हम हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, बट ईस्ट जो होता है बेटा वो सिंगल सेल से बना होता है। इस तरीके का एक सिंगल सेल होता है। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों तरफ होता है सेल वॉल, ठीक है, और ये बीच में होता है, इसको साइटोप्लाज्म हम जिसे कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो बेसिकली ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस भी हो, सेल वॉल भी हो, हम उसे यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। तो ये सिंगल सेल का है, इसीलिए यूनिसेल्युलर हुआ। प्रॉपर्टी याद रखना, आपको एमसीक्यूएस में क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट आर डिपेंड ऑन विच कंपाउंड, तो आप लिखोगे इज डिपेंड ऑन कार्बन कंपाउंड, इट इज अ हेट्रोट्रोपिक फंगस। अच्छा, अब ये बर्डिंग क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसी सेल से दूसरा सेल बन जाएगा। कैसे? चलो मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होगा यानी कि इसमें इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, और यहां पर आने के बाद, यहां पे आने के बाद इससे दो सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी एक ही सेल से दो डॉटर सेल बन गए। ये पेरेंट सेल था, इस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गए, तो हमें ऐसे रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल कोई एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होती है। ईस्ट के केस में क्या होता है बेटा? इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है? ये बड़ा सा सेल पेरेंटल है, ये पेरेंट सेल है। अब इसके ऊपर छोटा सा एक बर्ड फॉर्म होगा, छोटू सा, जिसे आप डॉटर सेल बोल सकते हैं, छोटू नानू सा। तो ये ऐसा लगता है ना कि जब हमें सर पे चोट लग जाती है तो कैसे एक टेमका निकल जाता है, तो जस्ट लाइक उसी तरीके से होता है। एक पेरेंट सेल से एक बर्ड बाहर आता है, बर्ड, और वही आगे चलकर सेल डिवीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो ये एक डॉटर सेल बन जाता है और ये डॉटर सेल के फॉर्म में
कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल मिल जाते हैं, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल मिल जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बडिंग भी कहते हैं। तो ये एक बड के फॉर्म में निकला है, इसीलिए हम इसे बडिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। सो आई होप आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ईस्ट के बारे में पता ही चल गया होगा। अब आप बोलोगे सर ईस्ट फंगस होने के कारण भी हमें इतनी यूजफुल है। एक्चुअली ईस्ट के ना बेटा 1500 स्पीसीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है। अभी हम ह्यूमन बीइंग में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं कि नहीं? कुछ इंसान यूजफुल होते हैं काफी हमारे लिए, और कुछ हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। तो हम कहते हैं भैया इससे बच के रहो। ईस्ट में भी ऐसी, इसकी भी 1500 प्रजातियां होती हैं, 1500 स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन को लेके कि ईस्ट अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। ओके, यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हो, ये फंगस सेल है ईस्ट का। देखो इसके ऊपर एक बर्ड निकला हुआ दिख रहा है, ये कैन यू सी फ्रॉम हियर? ऐसे छोटे छोटे जो बर्ड हैं और बाद में जाके ऐसे पेरेंट सेल की तरह दो सेल में स्प्लिट हो जाते हैं, दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Yeast grow and multiply very quickly due to carbon compound in the sugar solution। देखो शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? शुगर का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो यानी उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यानी शुगर में कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये जो ईस्ट है वहां पर बड़े तेजी से और क्विकली ग्रो करता है शुगर के सॉल्यूशन में। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ईच सेल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इन दैट सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। देखो एक फर्मेंटेशन का डेफिनेशन यहां भी आ गया, ध्यान देना बेटा। ईस्ट सेल क्या करता है, जैसे लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस क्या करता है? कल बेटा हमने पढ़ा था। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करता है लैक्टोज को, जो कि शुगर मिल्क होता है, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है शुगर। तो उसमें कौन सा ये होता है? लैक्टोज होता है। इस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? लैक्टिक एसिड में। ठीक है, कौन? लैक्टोबैसिलस। उसी तरीके से ईस्ट सेल क्या करेगा? ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट को का ब्रेकडाउन करेगा दो चीजों में। एक तो अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल मतलब समझते हो ना 30-60, हाँ सही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो चीजों में इसको कन्वर्ट कर देगा। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कौन? ईस्ट। इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब किसी भी ओरिजिनल कंपाउंड का ब्रेकडाउन करना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। फिर वो लैक्टोबैसिलाई करे और या फिर यीस्ट करे। ये आपको एमसीक्यूएस में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे चाहो तो मार्किंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, हाउ इज ब्रेड इज मेड। ब्रेड बनाने के लिए बेटा ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ईस्ट क्या करता है कि जो ब्रेड के जो देखो ब्रेड किससे बनता है? आपका व्हीट से, फ्लोर, आटे से। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम इस ईस्ट का इस्तेमाल उस आटे में करते हैं, फ्लोर में मिक्स करते हैं उस आटे के साथ, तो उसमें से ना गैस निकलता है। तो इसके लिए आप ब्रेड पाव कभी देखोगे तो उसमें बहुत सारे डॉट 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 रहते हैं, तो लगता है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकली है। और गैस के निकलने के कारण वो ब्रेड है ना स्पॉन्जी हो जाता है हमारा। वही देखो उसी आटे से हम रोटी बनाते, बट रोटी के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने ईस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। उसी ब्रेड, उसी आटे में आप ईस्ट का इस्तेमाल कर दो, देखो वो कैसा स्पॉन्जी हो जाएगा, वो तुरंत स्पॉन्जी हो जाएगा। और ब्रेड रोटी से जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। आप गूगल पे इसको सर्च करोगे तो बहुत मल्टीपल आंसर मिलेंगे। आइए थोड़ा ये देख लेते हैं। डू यू नो ऑफन अल्कोहल इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ शुगर इन शुगर फैक्ट्री, है ना? शुगर के फैक्ट्री से ही अल्कोहल पैदा होता है। मोलासेस इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन जूस।
आपको पता है गन्ने का जूस आपने देखा है, वो गन्ने का जूस से पूरा जूस निकालने के बाद जो कचरा बचता है ना, रॉ मटेरियल, दैट इज मोलासेस। आप गुड़ जानते हैं? गुड़, गुड़ भी इसी गन्ने के पार्ट से ही बनता है। इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। मोलासेस इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट कॉल्ड सैक्रोमाइसिस। ये नाम आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिस का। सैक्रोमाइसिस की मदद से हम जो मोलाश है, गन्ने का जो कचड़ा मैं बोल सकता हूँ, रॉ मटेरियल, एंड प्रोडक्ट, यस वेरी गुड, एंड प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। जो गन्ने का एंड प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है, उस बाय प्रोडक्ट को फर्मेंटेट किया जाता है, यानी कि सड़ाने जाता है। किससे सड़ाते हैं? ईस्ट सेल की मदद से। और उसे क्या, और उस ईस्ट सेल का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस ईस्ट सेल होता है बेटा, जिसका इस्तेमाल करके मोलासेस को फर्मेंटेट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल, ये अल्कोहल का ही रूप है बेटा, इथेनॉल अल्कोहल, इसका केमिकल फॉर्मूला याद रख लेना, एमसीक्यूएस में आएगा। अल्कोहल इज प्रोड्यूस एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ईस्टर एंड द अदर अल्कोहल एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो जैसे ही हमने मोलाश को ये ईस्ट सेल के साथ फर्मेंटेट किया तो क्या मिला? इथेनॉल मिला, ठीक है, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। और क्या मिला? ईस्टर मिला, ठीक है, एंड अदर अल्कोहल एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। इस तरीके के प्रोडक्ट उसमें से हमें मिलते हैं। जो सर्जिकल स्पिरिट होता है ना, जो डॉक्टर हमें लगाते हैं बिफोर इंजेक्शन, दैट स्पिरिट में भी देखो अल्कोहल होता ही है बेटा। स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इथेनॉल। इथेनॉल is also a smokeless and highly quality fuel. Besides molasses, maize, barley and other grain are used for industrial production of ethanol. मतलब अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इथेनॉल, देखो अल्कोहल आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता, आपको मिलेगा इथेनॉल। अब इथेनॉल को आपको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, वो बन जाता है, वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। तो ये जो इथेनॉल है कहाँ से मिलेगा आपको? ये एमसीक्यूएस में आएगा। मोलासेस, मेज, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स, बहुत सारे सोर्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में, आप उसको ध्यान में रखो। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज द शुगर प्रेजेंट इन द ग्रैप जूस। ग्रैप मतलब अपना अंगूर। अंगूर के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। आर ऑल्सो फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। उसको भी सड़ाया जाता है, पता है ना, जूस अपना ये अंगूर को भी सड़ाकर उससे वाइन बनती है बेटा, दारू। तो अंगूर को कैसे सड़ाते हैं? किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से। टू प्रोड्यूस द अल्कोहल विच इज यूज फॉर मेकिंग वाइन्स, जिसका इस्तेमाल वाइन्स के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ईस्ट का इस्तेमाल हम देखो कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, किसी ने ईस्ट बोला, कोई एक ईस्ट का एग्जाम्पल दो। ऐसे तो आपने बोल दिया सर ईस्ट के तो 1500 स्पीसीज होते हैं। कितने होते हैं? देखो इधर 1500 स्पीसीज होते हैं। एक का नाम बोलो तो वो कह देना सर सैक्रोमाइसिस। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। बायो रेमेडिएशन, आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं, ये क्या है। अ यीस्ट यारोविया लिपोलिटिका is used to absorb the toxin released during the production of palm oil. ये बेटा ईस्ट का नाम है, काफी डिफिकल्ट है आपको लेकिन याद तो करना पड़ेगा। is used to absorb the toxin released. देखो जब पाम ऑयल निकालते हैं ना बेटा प्लांट से, उसके सीड से जब पाम ऑयल निकलता है तो उसके साथ साथ ना टॉक्सिन सब्सटेंस भी रिलीज होता है बेटा। जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ था तो अमृत के साथ विष भी निकला था, तो विष को किसने पिया? हमारे शिव जी ने। तो ये शंकर भगवान जी हैं, ये क्या करते हैं, पाम ऑयल से निकला हुआ जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उसका ब्रेकडाउन कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो पाम ऑयल आपका अच्छा हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए महंगा भी मिलता है पाम ऑयल नॉर्मल ऑयल से। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सबसे महंगा आता है पाम ऑयल, क्योंकि ना इसमें ना टॉक्सिन निकलता है। तो इस टॉक्सिन को निकालने के लिए इस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोसेस लंबा हो गया ना बेटा, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल तेल से महंगा ही मिलेगा।
एंड द हैवी मेटल मिनरल्स रिलीज इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। दूसरी इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्रोमाइसिस सर्विसिए, मैं फिर से प्रोनाउंस करता हूं, सेक्रोमाइसिस सर्वेसिए इज यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉल्यूटेंट आर्सेनिक। हमारे नेचर में या कहीं भी आर्सेनिक एक ऐसा मेटल है जो पाया जाता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। ऐसे मेटल को भी एब्जॉर्ब करने के लिए या ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस को भी एब्जॉर्ब करने के लिए सेक्रोमाइसिस सर्विसिए जैसे ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल स्पिल इन ओशियन आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ एल्केनी, काफी डिफिकल्ट है, एल्केनीवोरैक्स बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, एक बार क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े कार्गोज होते हैं ना, जो शिप पर ऑयल के ट्रेनर्स आते हैं, बड़े बड़े क्रूज होते हैं शिप के ऊपर, आपने मूवीज में भी देखे होंगे, बड़े बड़े टीन के डब्बे होते हैं, उसमें क्रूड ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं। तो वो जैसे ओशियंस में बहुत सुना ये बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो बहुत सारे जो शिप्स हैं वो डूब जाते हैं, वो उस दुर्घटना में डैमेज हो जाते हैं। तो एक आज से 2008 में शायद ये इंसिडेंट हुआ था कि यूरोप से कोई शिप आ रही थी, और ये हमारे हिंदुस्तान की ये जो जुहू बीच है ना, सेंटा क्रूज, वहीं की घटना है। तो वो पूरा का पूरा जो ट्रेनर था वो पानी में डूब गया। तो जो ऑयल है, जैसा कि आप जानते हैं, ऑयल पानी में घुलता नहीं है, वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा वाटर में ऑयल। तो वो सारा ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा था, और वो इतना हानिकारक था कि कितने मिलियंस ऑफ एक्वाटिक एनिमल मर गए थे। फिशेस थे, बहुत सारे एनिमल थे जो प्लांट में पाए जाते हैं, अरे पानी में पाए जाते थे। प्लांट भी बहुत सारे थे जो हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, सारे डैमेज हो गए थे, और कई किलोमीटर तक हुआ था। अब उस ऑयल को आप निकालोगे कैसे ओशियन से, बताओ क्या जरिया है? और निकालना जरूरी है, क्योंकि ऑयल तो वो तो काफी समय तक अंदर रहेगा, वो तो डिग्रेड होगा नहीं, और होगा भी तो बहुत समय लेगा। तब तक मरीन्स के तो सारे एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएंगे। तो ये जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग वही गंदी मछलियां पकड़ रहे थे मरी हुई, और लाकर बाजार में बेच रहे थे। जिन मछलियों में वो तेल था, आर्सेनिक टॉक्सिक सब्सटेंस वाला तेल उस मछलियों में था, वही मछलियां हम खा रहे थे घर पर। और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था उस समय कि इसको कैसे स्पिल करके, कैसे सॉल्व करें। तब किसी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने तुरंत डिसीजन लिया और ऐसा ईस्ट सेल का इस्तेमाल किया, जैसे यूरोविया, अभी मैंने एक सेल आपको पढ़ाया, ईस्ट सेल के बारे में बताया, ऐसी एक ईस्ट सेल का इस्तेमाल किया, और उसको उनके मिलियंस ऑफ ईस्ट सेल को ले जाकर उस ओशियन, उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर वो ऑयल स्पिल था, वहां पर ले जाकर छोड़ दिया। उन सारे ईस्ट सेल ने उन सारे ऑयल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। उन सारे जो टॉक्सिक चीजें थी उस ऑयल की, उसको पूरा ओशियन से फिल्टर करके निकाल दिया। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी इस सेल के ऊपर, जो कि कैसे हमारे लिए इतना यूजफुल है, और उसने न जाने कई एक्वाटिक एनिमल्स की जान भी बचाई। तो ऐसे मैंने बताया 1500 से ज्यादा स्पीसीज है, बहुत सारे हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे यूजफुल होते हैं। सो इस तरीके से आप आज के सेशन के लिए मैं सिर्फ आपको इसके ऊपर ही डिस्कस करूंगा, जहां पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरे हर सेशन के बाद बच्चों जितना मैं पढ़ाता हूं, 1 पेज 2 पेज, आप उतना ही टेक्स्ट बुक को रीड कर लीजिए। रीड करना है, ये आपको याद रखना है, आपको उसको रीडिंग लेना है, और मैं जो पढ़ाता हूं और सेम डे उसके नोट्स भी तैयार करते चलो। मैं जितने टॉपिक के नोट्स, मैं जितना जितना टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड करता जाऊंगा, ठीक है? आप इसी के थ्रू उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज के पीछे के सिलेक्टेड क्वेश्चन करूंगा, ट्रस्ट मी,
अभी आपका 8th स्टैंडर्ड नहीं है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, आपके टेक्स्ट बुक के बीच में से क्वेश्चन आएगा। एंड आई प्रॉमिस कि जो बच्चा सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो बहुत डिफिकल्टी फेस करेगा। तो इसलिए आपको हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ, हर एक पेज को थॉरली रीड करना है और अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट, बी एट होम, डू योर सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।